Hello and welcome to our channel Kota Career Point. This is Mahendra Singh Naruka. I am Faculty of Social Science at Kota Career Point, कुचामन सिटी. इन दिस वीडियो हम बात करेंगे एक्सटर्नल इन्वेशंस एंड असिमिलेशंस को लेकर. तो एक्सटर्नल इन्वेशंस के हमने पिछले वीडियो में हमने बात की थी शकास के बारे में. जो शक डायनेस्टी थी, शक डायनेस्टी सेंट्रल एशिया की वॉरियर ट्राइब थी और उसने वेस्टर्न अफ़गानिस्तान, बलूचिस्तान होते हुए उसने फिर महाराष्ट्र, उज्जैन, मथुरा, बहुत सारी जगहों को उसने अपने कंट्रोल में ले लिया था. मथुरा नहीं, सॉरी. तो इसी कड़ी को हम आगे बढ़ाते हैं. आज हमारे इम्पोर्टेंट टॉपिक में है हुणास एंड कुशाणास. ये हुणास जो है, इनका ओरिजिन जो है ऐसा माना जाता है कि ये कभी बंजारास से बिलोंग करते थे, लेकिन हिस्टोरियंस इसको लेकर डिस्प्यूटेड है. उन्हें खुद को नहीं मालूम और कुछ हिस्टोरियंस इसे गुर्जर समुदाय से जोड़ते हैं. वहीं कुछ हिस्टोरियंस इसे राजपूत कम्युनिटी से भी जोड़ते हैं. तो देयर इज अ डिफरेंस इन द आइडियोलॉजीज ऑफ हिस्टोरियंस. Some are telling they were Banjaras, some are telling they were Gurjars, some are telling they were Rajputs. Anyways, one thing is sure कि ये भी एक सेंट्रल एशिया की ही ट्राइब थी. ये भी शकास की तरह ही सेंट्रल एशिया से ही बिलोंग करते थे. अगर आप लोगों को नहीं पता सेंट्रल एशिया क्या है तो आप मेरा प्रीवियस वीडियो देखिए. उसमें आप मैप के लोकेशन से समझ जाओगे सेंट्रल एशिया कहाँ पर है, कौन कौन से कंट्रीज सेंट्रल एशिया में आते हैं. इस बार्बरिक ट्राइब को, बार्बरिक शब्द का मतलब होता है क्रूर, नॉन जनरस, जिसमें दया नहीं होती. तो इस बार्बरिक ट्राइब को दैत्य भी कहा जाता था, जो कि सेंट्रल एशिया की थी. 1 मार्क का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछने लायक क्वेश्चन है. व्हाट वाज द अनदर नेम ऑफ हुणास? तो दैत्याज इसका अनदर नेम है. ओके फाइन. इन्होंने इंडिया में 450 सी के आसपास एंटर किया था और ये नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर से ही एंटर होते हैं, यानी कि अफगानिस्तान होते हुए. अफगानिस्तान एक गेटवे था. अफगानिस्तान के अंदर जो माउंटेन्स हैं, माउंटेन रेंजेस है, हिंदू कुश माउंटेन रेंजेस, अफगानिस्तान पाकिस्तान दोनों में ही. तो वहाँ से ही ये इनका क्या है कि इंडिया में एंट्रेंस हुआ करता था. Firstly, they invaded India during the rule of Skandagupta in 458 CE. 458 CE में स्कंदगुप्त, आपको याद होगा गुप्ता डायनेस्टी का एक इंपॉर्टेंट रूलर हुआ करता था स्कंदगुप्त. तो स्कंदगुप्त के टाइम पर जब उसका राज्याभिषेक हो रहा था, उस टाइम के आसपास में ही हुन डायनेस्टी ने अटैक किया था और इंडिया पर जीत हासिल करने की कोशिश की थी. लेकिन स्कंदगुप्त ने तो ऐसा पूरी तरह से नहीं होने दिया. स्कंदगुप्त ने इन्हें हरा दिया था. लेकिन बाद में जैसे जैसे गुप्ता डायनेस्टी बिकेम वीक, ये लोग इंडिया के पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म पर काफ़ी आगे निकल आए थे. नेक्स्ट इज तोरामन. आप इस कॉइन्स में देख सकते हो, ये तोरामन है. ये तोरामन का एक कॉइन है, जो कॉइन के ऊपर उसको इंस्क्राइब्ड किया गया है. कहा जाता है कि तोरामन वॉज वेरी फेमस रूलर, काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था और ही डिस्ट्रॉयड गुप्ता एम्पायर एंड ऑल्सो ही गेन्ड द टाइटल महाराज अधिराज. इसने महाराज अधिराज का भी टाइटल गेन कर रखा था, यानी कि महाराजों का भी महाराज. लेकिन ऐसा करने के लिए उसे सबसे पहले पंजाब, राजपूताना, सिंध और मालवा पर अपना कंट्रोल करना पड़ा था, तभी ऐसा कर पाया था. और एज यू ऑल नो कि जैसे जैसे ज़्यादा रीजन्स पर कंट्रोल होता है, तब वो ऑटोमेटिकली महाराज अधिराज कहलाने लग जाता है. हियर यू कैन सी द कॉइन्स ऑफ हुणास. हुणास के टाइम पर किस तरह के कॉइन्स उस समय चला करते थे, वो आप देख सकते हो. फिर हम नेक्स्ट बात करेंगे तोरामन सन मिहिरकुल, जिसका दूसरा नाम है मिहिरगुल. ये जो है 510 CE से रूल करना स्टार्ट करता है.
और इसकी कैपिटल सियालकोट है। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, हिज कैपिटल वॉज सियालकोट। सियालकोट जो है मॉडर्न डे पाकिस्तान में पड़ती है। तो मिहिर कुल का क्या था कि ये बुद्धिस्ट भिक्षु जो थे, बौद्ध धर्म के जो संत महामुनि ज्ञानी थे, उनसे काफ़ी ये नफरत किया करता था। मिहिर कुल ऑलवेज हेटेड द बुद्धिस्ट भिक्षुस, और इसीलिए इसने मोनास्ट्रीज एंड स्तूपास को डिस्ट्रॉय करवा दिए थे। मोनास्ट्रीज वो प्लेस होती है जहाँ पर बुद्धिस्ट भिक्षुज जो है या फिर संघ के जो गुरु वगैरह लोग हैं, उनको वहाँ पर वो मेडिटेशन के लिए प्लेस होती है। मोनास्ट्रीज भी स्तूपास भी एक यूनियन होती है, वहाँ पर वो ज्ञान हासिल करते हैं, ज्ञान एक्सचेंज करते हैं। सो दैट प्लेस ऑफ मेडिटेशन, दैट प्लेस ऑफ शेयरिंग नॉलेज इज कॉल्ड मोनास्ट्री एंड ऑल्सो बाय अनदर नेम स्तूपास। स्ट्रक्चर हुआ करते थे। तो उसने क्या कर दिया मिहिर कुल ने इन स्तूपास को, इन मोनास्ट्रीज को पूरी तरह से तबाह कर दिया था, डिस्ट्रॉय कर दिया था। क्यों? क्योंकि उसे नहीं पसंद था ये सब। वो इस प्रकार की संस्कृति को आगे बढ़ावा नहीं देना चाहता था, इसलिए उसने ख़त्म कर दिया था। बट इन द स्टोरी टर्निंग पॉइंट केम। वो टर्निंग पॉइंट ये है कि मालवा का जो किंग था यशोधर्मन, इसे यशोवर्मन भी कहा गया है। सो यशोधर्मन ने इसे डिफीट कर दिया। किसको डिफीट किया? मिहिर कुल को डिफीट किया। सो इसके बाद में जो है ये हुनास जो है, इनके पावर में कमी आती है काफ़ी ज़्यादा। इट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू रिमेंबर कि ये लोग वापस अपने सेंट्रल एशिया में नहीं जाते हैं। यहाँ से हारने के बाद ये लोग इंडिया में ही बसेंगे, ये लोग इंडिया में ही रहेंगे, ऐसा इनका मानना था। तो वो कहाँ पर चले जाता है फिर मिहिर कुल और उसकी प्रजाति के लोग? कश्मीर चले जाते हैं और वहाँ पर रूल करते हैं। एज सिंपल एज दिस। मतलब होना तो ऐसा चाहिए था कि जैसे हमारे को यहाँ पर किसी ने डिफीट किया है तो हम कहाँ पर जाएंगे? हम कोई वापस अपनी उसी जगह पर जाएंगे जहाँ हमारा ओरिजिन है। लेकिन इन्होंने ऐसा न करते हुए इन्होंने कश्मीर में, मतलब इंडिया में ही रहे और इंडिया की संस्कृति में मिल जाते हैं। वहाँ पर इन्होंने अपना एम्पायर इस्टेब्लिश किया। अब बात करते हैं, वापस से थोड़ा सा बैक चलते हैं। आफ्टर द हुनास इन्वेशंस, गुप्ता डायनेस्टी का जो पावर था वो ख़त्म हो गया था और इस वजह से देश जो है पॉलिटिकली डिवाइड हो चुका था। इंडिया जो है एक इंडिया न रहकर लगभग 10 इंडिया बन चुके थे और उसमें रीजनल किंगडम्स फिर इस्टेब्लिश होने लग जाते हैं। रीजनल किंगडम्स जैसे कि राष्ट्रकूट, पालास, चोलास, चालुक्यास, पल्लवास एटसेट्रा। तो अगर आपको इन सब के बारे में जानकारी चाहिए तो आप मेरा प्रीवियस वीडियोस जो है उसमें आपको इन सब के बारे में जानकारी मिलेगी। यू कैन सी ओवर देयर। अब बात करते हैं इनके रिलीजन को लेकर। रिलीजन क्या था? इनका रिलीजन शैविज्म था। ये भगवान शिव के डिवोटीज थे, भक्त थे। और ये जो हर हर महादेव का जो स्लोगन है, जो कि युद्धों में इस्तेमाल किया जाता था, एक समय में योद्धाओं के द्वारा युद्ध लड़ने से पहले एक पॉजिटिव एनर्जी लाने के लिए जो स्लोगन बोला जाता था हर हर महादेव, वो इन्हीं की देन है। शैविज्म के ये बिलोंगर थे, ये शैविज्म से बिलोंग करते थे और हर हर महादेव का जो स्लोगन है इन्हीं के द्वारा इनिशिएट किया गया था। सो ये हुनास के बारे में 4 मार्क्स के लिए इसके इम्पोर्टेंट शॉर्ट नोट्स को एग्जाम में पूछने के चांसेस बनते हैं। अब हम बात करेंगे कुशाणास की। ये एक अलग डायनेस्टी थी, जस्ट लाइक शकास एंड हुनास, बट ऑल्सो डिफरेंट फ्रॉम शकास एंड हुनास। लेकिन कैसे, आइए देखते हैं। कुशाणास को जो है यूचीस या तोचेरियंस भी कहा जाता था। ये इंपॉर्टेंट है, आप इस चीज़ को नोट कर लीजिए। कुशाणास आर ऑल्सो नोन एज यूचीस और तोचेरियंस। ये यूचीस जो है ये 5 ट्राइब्स में डिवाइडेड थे और ये थे कहाँ पर? ये वेस्टर्न चाइना के थे। ये चाइना के वेस्टर्न पार्ट के थे, जहाँ पर
कांचू प्रोविंस आता है आज भी। तो उस वेस्टर्न चाइना का हिस्सा, वो भी सेंट्रल एशिया का ही एक पार्ट है। वेस्टर्न चाइना का हिस्सा मैं समझता हूँ सेंट्रल एशिया का ही पार्ट है। तो उसमें इनकी 5 ट्राइब्स थी। उन्हीं 5 ट्राइब्स में से एक पॉपुलर ट्राइब थी कुशाणास। ये जो है 165 बीसी के आसपास जब थे तो ये हुणास के द्वारा हरा दिए गए थे। मतलब हुणास ने इनको हटा दिया वहां से, और ये फिर आ गए बैक्ट्रिया में। बैक्ट्रिया में आने के बाद में इन्होंने वहां पर अपना ठिकाना बनाया और फिर धीरे धीरे आगे के एरियाज पर ये रूल कर पाए। पार्थिया में ये रूल कर पाए। खैर वो सब बाद की बात है, हम बाद में देखेंगे। इस डायनेस्टी का जो फाउंडर था, उस फाउंडर का नाम था कुजुल कडफिस। 15 से लेकर 65 सी तक इसने रूल किया था, और इसने अफगानिस्तान प्लस पार्थिया के कुछ हिस्सों पर कब्जा किया था। पार्थिया के कुछ हिस्सों पर कब्जा करने का मतलब है कि ईरान प्लस अफगानिस्तान के कुछ पार्ट्स पर कब्जा कर लेना। हम आगे मैप में देखेंगे ये पार्थिया किधर है, ये बैक्ट्रिया किधर है। तो कुजुल कडफिस ये इसका फाउंडर था। इस डायनेस्टी को इसने इस्टेब्लिश किया, इस डायनेस्टी को इसने फाउंड किया। ओके, देन नेक्स्ट विम कडफिसेस। नेक्स्ट इसमें इंपॉर्टेंट रूलर है विम कडफिसेस। 65 से लेकर 75 सी तक इसने रूल किया, एंड ही रूल्ड अपॉन अ वेरी लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया। ही वॉज ऑल्सो द फॉलोवर ऑफ शैवा सेक्ट। कुछ सिक्कों पर त्रिभुज की जो है वो तस्वीर दिखाई देती है। व्याघ्र चर्मग्राही, व्याघ्र चर्मग्राही यानी ये शिव को रिप्रेजेंट किया गया है। बाघ की जो चर्म है वो पहनते हैं, तो उसे इसीलिए कहा गया है व्याघ्र चर्मग्राही या व्याघ्र चर्मधारी। फिर इसके अलावा प्रोटेक्टर ऑफ नंदी यानी अगेन शिव। और इंडियन हिस्ट्री में ऐसा पहली बार हुआ था कि उसने अपने सिक्कों पर ये सब चीज़ों को इंस्क्राइब कर रखा था। सिक्कों पर त्रिभुज, व्याघ्र चर्मग्राही, प्रोटेक्टर ऑफ नंदी यानी भगवान शिव को लेकर उसने काफ़ी कुछ सिक्कों पर उकेरे हुए था, इंस्क्राइब कर रखी थी इमेजेस। इसने पहली बार अपने नाम पर सोने के सिक्के चलाए थे। ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक चीज़ आपको कंफ्यूज कर सकती है कि ये चलाए तो फिर वो कासू यानी गोल्ड कॉइन्स यानी चोला डायनेस्टी इसने इससे पहले कर दिया था। कीप रिमेंबर, चोला डायनेस्टी हमारे चैप्टर के टॉपिक में पहले आया है, लेकिन टाइम पीरियड आप देखिए, टाइम पीरियड आप देखोगे तो ये पहले आ रहा है 15 से 230 सी, और चोला एम्पायर का टाइम पीरियड जो था वो इसके बाद था, यानी कि 850 के बाद से था। आई एम टॉकिंग अबाउट लेटर चोलास, जहां पर गोल्ड कॉइन्स का सर्कुलेशन होता है, नॉट अबाउट अर्ली चोलास जहां पर करिकाल और 1-2 रूलर्स रूल करते हैं, वो वाला नहीं। तो लेटर चोलास जो था वो 850 से शुरू हुआ था। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आप क्लियर रखिए कि ये कुशाणास जो थे टाइम पीरियड में, ये शकाज, हुणास, कुशाणास बहुत पहले आ चुके थे। राष्ट्रकूट से पहले आ चुके थे, चोलास, चालुक्यस, इनसे बहुत पहले आ चुके थे ये लोग। अब हम आगे बात करेंगे कनिष्क के बारे में। इन दिस इमेज आप देख सकते हो एक बोल्ड एंड डेयरिंग योद्धा है, जिसने इसका कंपैरिजन 2 महान लोगों से कराया जाता है। इस व्यक्ति का कंपैरिजन 2 व्यक्तियों के साथ कराया जाता है। सबसे पहले तो इसका कंपैरिजन हर्षवर्धन के साथ किया जाता है। हर्षवर्धन के साथ इसलिए किया जाता है क्योंकि इसने बुद्धिज्म को बढ़ावा दिया था, बुद्धिज्म को काफी पॉपुलर कराया था। फिर सेकेंड इसको बड़ा इसलिए बताया जाता है क्योंकि इसको अशोक से कंपेयर किया गया था। अशोक से इसलिए क्योंकि इसने
रिलीजन के साथ साथ एम्पायर को भी बिल्ड किया था। एक टाइम के लिए सेंट्रल एशिया पूरा इसी के हाथों में था, इसी की मुट्ठी में कंप्लीट सेंट्रल एशिया का रीजन पास हुआ करता था इसके। सो ही इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द मेन रूलर्स। और सोर्सेस से पता चलता है कि फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल जो है इसी के टाइम पर हुई थी। अब ये बुद्धिस्ट काउंसिल क्या है? पुराने टाइम में ज्ञानियों की एक सभा हुआ करती थी, इंटेलिजेंट लोगों की एक काउंसिल हुआ करती थी, जिसके अंदर कुछ मिस्टीरियस बातें इंसानियत को लेकर, धर्म को लेकर, भगवान को लेकर बातें की जाती थी। अगर किसी चीज़ में कोई डिबेट है, डिस्प्यूट है, तो उसको सॉल्व आउट किया जाता था इन विद्वानों के साथ बैठकर। तो ऐसी कई काउंसिल होती थी, कई बुद्धिस्ट काउंसिल्स हुई थी। आप यहाँ पर सिलेबस में सिर्फ डायरेक्ट फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल देख रहे हैं और हर्षवर्धन के टाइम पर सिक्स्थ बुद्धिस्ट काउंसिल देखते हैं। बीच की बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में जिक्र नहीं कर रखा है। पहली बुद्धिस्ट काउंसिल जो है अजातशत्रु नाम के एक बिंबिसार डायनेस्टी का रूलर था, उसके टाइम पर हुई थी। सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल जो थी वो अशोक के टाइम पर हुई थी, माफ कीजिएगा, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल अशोक के टाइम पर हुई थी। और फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल कनिष्क के टाइम पर हुई थी। ये बुद्धिस्ट काउंसिल से आप इस चीज़ को क्लियर रखिए कि बुद्धिस्ट काउंसिल इसलिए होती थी क्योंकि एक सेमिनार होता था एक। इस सेमिनार में ये तय करते थे कि धर्म क्या है, हम सबको बनाने वाला कौन है, हम सब मरने के बाद कहाँ जाएंगे। ये जो मिस्टीरियस थिंग्स जो है उन सबको डिस्क्राइब करना, उन सबको डिस्कस करना ऋषि मनीषियों के द्वारा इन सब चीज़ों को क्लियर किया जाता था। उसके लिए बुद्धिस्ट काउंसिल होती थी, एक बहुत बड़ा आयोजन किया जाता था। तो ये आयोजन कनिष्क के द्वारा कराया गया था, इसीलिए इसको महान बताया गया है। ये हुआ था कुंडल वन में। कुंडल वन आज के कश्मीर में है। और इसका जो हेड था ये बुद्धिस्ट काउंसिल का, वो था आचार्य पार्श्व। आचार्य पार्श्व एक बहुत इंपॉर्टेंट गुरु थे और इन्होंने मगध में अपनी छाप छोड़ी थी आचार्य पार्श्व जी ने। तो जब मगध पर इन्होंने जीत हासिल की थी कनिष्क ने, तो ये अपने साथ आचार्य पार्श्व को ले आए थे। ओके फाइन, फिर हम बात करेंगे इसके एम्पायर की। इसकी पहली कैपिटल, अच्छा इसका एम्पायर जैसे बड़ा था, बड़ा एम्पायर होता है तो आसानी से इसको, आप सब जानते हैं कि एक बड़ी जो जगह होती है वहाँ पर दो कैपिटल होनी पड़ती है। तो एक कैपिटल थी पुरुषपुर या फिर मॉडर्न डे पेशावर जो कि पाकिस्तान में है। सेकेंड कैपिटल इज मथुरा, मॉडर्न डे उत्तर प्रदेश में है। तो दो कैपिटल से ये इंडिया को चलाया करते थे। ही इन्फोर्स्ड न्यू एरा 78 सी में शक इरा इन्होंने शुरू किया था। ये शक इरा क्या था? इन्होंने 78 सी में शकास को हरा दिया था। आपको याद होगा कि मथुरा के अंदर शकास वर डिफीटेड, द पावर ऑफ शकास वॉज डिमोलिश्ड बाय कुशाणास। तो कुशाणास के द्वारा इनके पावर को डिमोलिश किया जाता है। तो वही बात आ जाती है कि इन्होंने 78 सी में क्या किया था, शकास के पावर को पूरी तरह से खत्म कर दिया था और उसके बाद में इन्होंने शक इरा इस्टेब्लिश करवाया था। ओके फाइन, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। यहां पर आप देख सकते हो ब्यूटीफुल डिजाइंड कुशाण कॉइन्स। उस टाइम के सिक्के थे, गोल्ड के कॉइन्स थे जो कि करेंसी का मीडियम हुआ करते थे। नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ पर इस डायनेस्टी के ये इसका जो एम्पायर है उसके बारे में बताया गया है। तो जैसे मैं आपको पहले बताना चाहता था पार्थिया और बैक्ट्रिया कहाँ पर है, तो ये देखिए आपको इधर बैक्ट्रिया शब्द दिखा मिलेगा। ये बैक्ट्रिया जो है ये साउथ ईस्ट अफगानिस्तान का रीजन है। कुछ रीजन इसके अंदर ईरान का भी आ जाता है। और पार्थिया कहाँ पर है? ये जो बचा हुआ जो रीजन है ये पार्थिया है। इस रीजन को पार्थिया कहा जाता है। ये ट्रेड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था। और ये कुशाणास का एम्पायर आप देख सकते हो, इतना बड़ा कुशाणास का एम्पायर हुआ करता था, कनिष्क का एम्पायर हुआ करता था। सॉरी, कुशाण में तो वो कुजुल कडफिस और विम कडफिस के टाइम पर इतना पावरफुल एम्पायर नहीं था। आई होप ये आपको क्लियर हो रहे हैं सारे टॉपिक्स। इसने एक टाउन
इस्टेब्लिश किया था, टाउन पॉपुलेट कराया था, जिसका नाम था कनिष्कपुर। कनिष्कपुर टाउन जो है आज ये कश्मीर के अंदर है, किसी बारामूला डिस्ट्रिक्ट में, कश्मीर के बारामूला जिले के अंदर कनिष्कपुर नाम का एक टाउन बसा हुआ है। ही ऑल्सो गेन्ड विक्ट्री अपॉन काशगर। ये काशगर कहाँ पर है? आप इस मैप में देखो, इधर काशगर दिखा मिलेगा आपको। काशगर चाइना में आ जाता है। वैसे सही तो कहना ये होगा कि काशगर कम्स अंडर तिब्बत। फिर यारकंद और खोतान पर भी इसने कब्जा किया, मतलब ये सारे इंडिया के बाहर के रीजन हैं, और ये रीजन वेस्टर्न चाइना में आते हैं, जिस पर उसका कंट्रोल था। नॉट ओनली दिस, इसने पूरे सेंट्रल एशिया के साथ साथ साउथ ईस्ट एशिया के हिस्से पर भी कुछ कब्जा कर रखा था। वैसे ये वाला जो रीजन है मथुरा, ये साउथ ईस्ट एशिया में आ जाता है। ओके, नेक्स्ट, वन गोल्ड कॉइन वॉज एक्सकावेटेड फ्रॉम महास्थान। महास्थान कहाँ है? ये महास्थान जो है ये बोगरा में है, और बोगरा बांग्लादेश में है। तो उस महास्थान से एक कॉइन एक्सकावेट किया गया है, और उस कॉइन के ऊपर एक स्टैंडिंग स्टैचू है कनिष्क का। स्टैंडिंग स्टैचू ऑफ कनिष्क वॉज इंस्क्राइब्ड ऑन दैट। अनदर इंपॉर्टेंट स्टैचू ऑफ कनिष्क वॉज ऑल्सो फाउंड फ्रॉम मथुरा, लेकिन उसका सिर जो है धड़ से मिला नहीं है, तो हेडलेस स्टैचू उसका मिला हुआ है। उसमें उसे बताया गया है कि ही इज वियरिंग अ रोब अप टू हिज नीज एंड हैवी बूट्स इन हिज फीट। आप यहाँ पर कॉइन्स में देखिएगा, इस कॉइन्स में देखिए आप, इसके ड्रेसिंग को बताया गया है कि किस तरह से ही इज वियरिंग अ रोब अप टू हिज नीज एंड वियरिंग हैवी बूट्स ऑन हिज फीट। तो इसमें आपको जानकारी मिल जाएगी। अनदर इम्पोर्टेंट थिंग, इसने आर्ट एंड आर्किटेक्चर को काफ़ी प्रमोट किया था, सॉरी, आर्ट एंड लिटरेचर को इसने काफ़ी प्रमोट किया था, आर्किटेक्चर को इसने इतना खास प्रमोट नहीं किया था। इसलिए जैसे कि बात आती है आर्ट एंड आर्किटेक्चर की, तो इसके बारे में ऐसा बताया जाता है कि ये जो गंधर्व आर्ट है, इसके बारे में बताया जाता है कि जो पेंटिंग्स है वो इसके द्वारा खूब डेवलप कराई गई थी। ही गेव प्रोटेक्शन टू इम्पोर्टेंट इंटेलिजेंट पीपल, जैसे पार्श्व, आचार्य पार्श्व का नाम पहले भी आ चुका है, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल के प्रेसिडेंटशिप को लेकर। वसुमित्र, अश्वघोष, नागार्जुन एज यू ऑल नो, इसे अल्बर्ट आइंस्टाइन के साथ कंपेयर किया जाता है। और चरक, फेमस सर्जियन चरक, साइंस में इसका नाम काफ़ी देखने को मिलता है, एक प्रसिद्ध सर्जन है जिसने सर्जरी की नई नई टेक्नोलॉजी, सर्जरी के नए नए इक्विपमेंट्स इसी के द्वारा चलाए गए थे। अनदर थिंग, द महायान सेक्ट, जो बुद्धिज्म का एक महायान सेक्ट है, दो सेक्ट है, एक हीनायान और एक महायान। तो इन्होंने महायान सेक्ट को जो है काफ़ी बढ़ावा दिया था। फिर इसके बाद में इनके टाइम पर इकोनॉमिक कंडीशंस काफ़ी अच्छी थी। इकोनॉमिक कंडीशंस अच्छी होने की वजह ये थी कि इंडिया का जो है रोम के साथ ट्रेड रिलेशंस अच्छा था, और रोम के साथ ट्रेड रिलेशंस अच्छा होने का कारण ये था कि इसका एम्पायर जो था एक इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर था, जिस वजह से द रिलेशंस विद द रोम बिकेम एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट, और ड्यू टू दैट इंडिया बिकेम वेरी प्रॉस्परस। कनिष्क के बारे में ऐसा कहा जाता है कि इसकी काफ़ी मिलिट्री अचीवमेंट्स भी थी, जैसे कि इसने पार्थिया पर रूल किया था, और पार्थिया पर रूल करने के बाद में इसने मगध, कश्मीर, उज्जैन, वहाँ पर भी रूल किया था। इसने कंप्लीट सेंट्रल एशिया पर भी रूल किया था। हाँ, मरते वक्त उसे एक दुख ये इस बात का था कि ये सेंट्रल एशिया से आगे नहीं बढ़ पाया। लेकिन इसने बड़े हिस्से पर रूल किया था। बुद्धिज्म का इसे नर्चरर कहा जाता है।
कि बुद्धिज़्म इसी ने पनपाया है। ये बौद्ध धर्म जो है अफ़गानिस्तान में, इंडिया में, चाइना में, श्रीलंका में, ये इसी ने, माफ़ कीजिए श्रीलंका नहीं, श्रीलंका में इसका क्रेडिट अशोक को जाता है। तो इन बड़े हिस्सों में अदर देन श्रीलंका इसी ने इस चीज़ को पनपाया है, इसी ने बताया है। अब बात हम करेंगे असिमिलेशन की। असिमिलेशन क्या? घुल मिल जाना। इवन दो शकाज, हुनास एंड कुशानास वर फॉरेन ट्राइब्स, बावजूद इसके कि ये शकाज, हुनास, कुशान फॉरेन ट्राइब्स थे, इन्होंने इंडिया पर रूल करने के बाद में इंडियन सोसाइटी और कल्चर को गले लगा लिया। ये उसके अंदर पानी में रंग घुलता है उस प्रकार ये भी घुल जाते हैं। एंड यू नो कि लिबरल पॉलिसीज ऑफ इंडियंस की रही है, तो इसीलिए ये क्या बन जाते हैं? दीज बार्बरिक ट्राइब बिकेम पार्ट ऑफ सिविलाइज्ड सोसाइटी। कुशान्स जो थे वो वैदिक रिलीजन के फॉलोअर्स थे, और शैविज्म मतलब वैदिक रिलीजन मतलब हिंदुइज्म, लेकिन बाद में धीरे धीरे ये क्या है, बुद्धिज़्म की तरफ अट्रैक्ट होने लग गए और बुद्धिज़्म को ये बढ़ावा देने लग गए। आई होप दिस वीडियो इज क्लियर टू यू। थैंक यू। हैव अ ग्रेट डे।